हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं मैथ कोड नंबर 041 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये क्लास 12 का 2025-26 का, ये सीबीएसई ने अपलोड किया हुआ है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में 10th का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर जो सैंपल पेपर था वो अपलोड किया था, ऐसे ही मैं आज पहली बार 12th क्लास का सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरी 12th क्लास की फर्स्ट क्लास है। अभी जो न्यू सेशन आएगा उसमें 11 12 का कंटेंट भी अपलोड करूंगा धीरे धीरे। तो अभी क्योंकि 9 मार्च को आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो एक सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर जो अपलोड किया हुआ है आज उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो एमसीक्यू आज पार्ट कवर करते हैं उसका, तो देखते हैं इसमें क्या है। एमसीक्यू में आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, आप ग्राफ क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आपका जो डोमेन है वो -12 टू +12 है। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है हमें। और ये जो हमें इसका डोमेन दिया हुआ है वो -12 टू +12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें से ये वैल्यू बतानी है कि ये किसका ग्राफ है। तो हमें इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें गिवन है। ए है हमारा ऑप्शन है साइन इनवर्स एक्स, बी है साइन इनवर्स 2x, सी है साइन इनवर्स x अपॉन 2 एंड डी ऑप्शन है 2 साइन इनवर्स x। हमें इसमें से ये बताना है कि ये किसका ग्राफ है। देखिए, हमें जो पता है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं तो जो साइन x होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 से और +1 होती है। तो -1 टू 1 साइन एक्स की अगर बात करता हूं तो वो इसका डोमेन वो इसकी रेंज होती है, तो -1 से साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। ठीक है, ये तो हमारी रेंज हो गई क्योंकि ये साइन थीटा है, साइन एक्स है, और ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। अब मुझे यहां पर -12 टू हाफ गिवन है, -12 टू हाफ गिवन है। ठीक है, तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स की, कि ये -1 से 1 आ जाए। तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 से 2x हो जाएगा हमारा। ये जो थीटा है, जो वैल्यू है साइन इनवर्स की, वो हमारी 2x आ जाएगी। तो -1 टू 1 हमें कब मिल रहा है, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2x, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा इसका बी, साइन इनवर्स 2x का ये ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। ऐसे ही अगर ये 1/3 गिवन होता, -1/3 टू +1/3, तो हमें ये साइन इनवर्स 3x आना चाहिए था, क्योंकि उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो -1 टू +1 आएगा। तो आपको इस तरह से चेक करना है कि x की जो वैल्यू है उसको पुट करके ये टोटल आंसर हमारा -1 टू +1 आना चाहिए। ठीक है, इसका जो डोमेन है, बस इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप इसको बिना सोल्व कर भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तो क्योंकि समझाना जरूरी है इसीलिए हमें ये करना पड़ा है, अदरवाइज बस आप ये चेक कर लीजिए एक्स की क्या वैल्यू पुट की जाए कि इसका आंसर 1 हो जाए। ये तब करना है जब ये साइन और कोस इनवर्स हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको फॉर विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुज डोमेन इज -1/3 टू 1/3। तो अगर आपको साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की फॉर्म में चेक करना है तो इनवर्स का डोमेन होता है -1 टू +1। तो हमें -1/3 टू 1/3 दिया हुआ है, तो मैं इसको देखिए, आप इसमें ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 3x, कोस इनवर्स 3x है, तो x की जगह जब आप -1/3 टू +1/3 पुट करेंगे तो ये आपको -1 टू +1 मिलेगा। ठीक है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की दोनों का जो डोमेन है वो -1 टू 1 है। सेकंड क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, if for 3 matrices A, B and C, product AB and AC both are defined and are square matrices of same order, then value of MN, P and Q are। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है उसका रूल पता होना चाहिए। ठीक है, उसका रूल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, ए दिया हुआ एक मैट्रिक्स है AIJ, और ये है इसका जो ऑर्डर है वो है m×4। बी का ऑर्डर हमें दिया हुआ है BIJ
इसका ऑर्डर है n×3 और C का जो है Cij P×Q। बोथ and AB and AC are defined. AB and AC are defined and are square matrices of the same order. तो अब अगर AB और AC डिफाइन है तो इसका मतलब है AB में हम थोड़ा सा इसको दूर करके लिख लेते हैं। अब ये हमारा मैट्रिक्स का रूल आपको पता होगा कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ AB फाइंड करना चाहता हूं तो A हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और B हमारा सेकंड मैट्रिक्स है। A के हमें जो ऑर्डर गिवन है A का m×4 है और B का ऑर्डर है n×3। तो आपको पता है कि अगर हमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी हमारा सेकंड, तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है n इक्वल टू 4 होना चाहिए। रिजल्ट में हमारे पास बनेगा यहां पर ए बी में m×3, ठीक है, m×3। और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स थे तो प्रोडक्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी, तो ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो m भी हमारा 3 ही होना चाहिए। अब AC भी डिफाइंड है तो AC का क्या हो जाएगा m×4 और C हमारा है P×Q। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए, तो P हमारा 4 होना चाहिए और M और Q क्या हो जाएंगे, M और Q 3 ही होंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा रिजल्ट में। तो हमारा N 4 हो जाएगा, P 4 हो जाएगा, N और P हमारा 4 आ जाएगा और M और Q हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, m इक्वल टू क्यू इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू पी इक्वल टू 4। हमें यहां पर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का रूल पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होती है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए और जो रिजल्ट में आता है वो बचा हुआ नंबर आ जाते हैं उसके, और फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, ये जो बचता है रिजल्ट में ये आता है। और क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी हमारा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रो वाइज है 0 R -2 3 P T Q -4 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें, Q प्लस T अपॉन P प्लस R। तो पहले इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए आपको पता है सिंस A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, skew symmetric matrix, then we can write A transpose is equal to minus A। अब A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज हो जाएगा 0 R -2 3 P T Q -4 0, ठीक है। और ये इक्वल टू होता है माइनस A के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 0 -R +2, मैं माइनस से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 -P -T -Q +4 0। अच्छा एक बात तो यह है कि जो हमारा लीडिंग डायगोनल होता है, फर्स्ट डायगोनल, उसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो P तो हमारा 0 ही आएगा, P तो हमारा 0 आएगा। स्क्यू मैट्रिक्स का जो फर्स्ट डायगोनल होता है उसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अच्छा R हमारा -3 आ जाएगा, R इक्वल टू -3 आएगा, Q आएगा 2, Q 2 है और T हमारा 4 है, T 4 आ जाएगा। देन इसकी वैल्यू क्या होगी, P 0 है, Q कितना है, Q है 2, T है 4, P 0 है और R है -3, 6 अपॉन -3 तो -2 आंसर आएगा, ठीक है। -2 आंसर आएगा तो इसका ऑप्शन क्या है, अगर -2 आंसर आता है तो इसका ऑप्शन आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू 27, देन A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू 27 गिवन है और हमारा जो A का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर इज इक्वल टू 4 है, 4 by 4 का मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि
डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। n का मतलब यहां पर होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर हमारा अगर 4 है तो इसकी पावर 3 आ जाएगा। अगर इसकी पावर 3 आएगा तो ये 27 गिवन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा 3। तो ये तो हमारा आ गया 3, ठीक है। अगर ये 3 आ जाएगा तो फिर इसने पूछा है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, देखिए a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। अब ये जो डिटरमिनेंट है उसे मैं a इनवर्स की तरफ ले आता हूं, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। और a इनवर्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक और होता है जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई। a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर बोथ साइड ना ऐसा करता हूं, a की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये डिटरमिनेंट है तो मेरा आ गया लेफ्ट में, और यहां पर बचता है a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। मुझे फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर एडजॉइंट ए तो मेरा आ गया है, डिटरमिनेंट ए मैंने लेफ्ट में लिया है, मैं अब बोथ साइड ए की मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी ए की मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर भी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मुझे फाइंड करना है, इसका मतलब आई होता है, और ये मुझे आ चुका है, मेरा फाइंड हो चुका है, तो ये हो जाएगा 3i इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा आंसर आएगा, और ये कौन सा ऑप्शन है इसका देखते हैं, 3i। तो ये सी ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, एक क्वेश्चन इस तरह से जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, 3 0 0 0 2 0 0 0 5। देखिए इसका अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो इसमें एक कंडीशन समझ लीजिए, अगर आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं किसी मैट्रिक्स ए में, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके आते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो 0 है, तो इसका डायरेक्ट इनवर्स हो जाएगा, आप इनके नंबरों के रेसिप्रोकल कर दीजिए, नंबर्स का क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली इनवर्स फाइंड करके, जिसमें हम कोफैक्टर्स वगैरह फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, वो फाइंड करके चेक किया है। अदरवाइज तो डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने इस तरह से भी फाइंड किया था कि आप क्या करेंगे, जैसे मुझे इसका इनवर्स निकालना है, मतलब 3 एलिमेंट का जो है जो इनवर्स वाले मैट्रिक्स में आएगा, उसके लिए आप क्या कीजिए, ये बाकी के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दो, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 और डिवाइड में तीनों की मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30। इस तरह से अगर मुझे ये 2 वाले का इनवर्स वाला एलिमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये 2 को छोड़ दूंगा, 5 3 जा 15 और अपॉन में तीनों का मल्टीप्लाई 30। ऐसे ही इसको 5 वाले का निकालूंगा तो 3 2 जा 6 और अपॉन में 30 टोटल। तो ये भी वही आया है। और एक सिंपल मेथड ये है कि आपको बस ये थोड़ा थोड़ा याद करना है कि अगर आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके 0 हैं तो आपको इनको रिवर्स कर देना है, ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए। ये तब है जब डिटरमिनेंट आपका 0 ना आए, नॉन 0 हो, ठीक है। तो इनवर्स अगर उसमें पूछा है तो ऐसा नहीं हो, ऐसा ऑप्शन में भी नहीं दिया है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है ए इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। और डिटरमिनेंट आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, नॉन 0 आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, cos 67 sin 67 sin 23 एंड cos 23, ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता है वो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट डायरेक्ट कर देते हैं, cos 67 इंटू cos 23 माइनस sin 67 इंटू sin 23। अब ये फॉर्मूला बनता है cos a cos b माइनस sin a sin b का, और ये होता है cos a प्लस b, क्या होता है ये cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos 90 और इसका आंसर आ जाएगा 0। cos 90 हमारा 0 होता है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, ए इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 when x is less than or equal to pi and it is cos x when x is greater than pi and the function is given as continuous at x is equal to pi x is equal to pi पर अगर ये continuous है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एट x is equal to pi पर और ये क्या हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स। पाई प्लस का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई, यहां पर है cos x ये रहा, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एंड cos x। अब यहां पर हमारा क्या काम होता है कि हमें x टेंड्स टू जीरो करना है, तो वेरिएबल चेंज करना है लिमिट का, तो हम इसे h टेंड्स टू जीरो कर लेते हैं और जहां पर भी x आएगा वहां पाई प्लस h लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है। और अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos पाई प्लस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ cos h, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, ठीक है। cos जब h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जीरो, cos जीरो हमारा 1 होता है और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब RHL ले लेते हैं, RHL एट x इजकल टू पाई, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस होगा, और पाई माइनस मतलब हमें यहां पर kx प्लस 1 लेना है, kx प्लस 1, तो इसका भी जब वेरिएबल चेंज करेंगे h टेंड्स टू जीरो, k x की जगह पर पाई माइनस h आएगा और प्लस 1। अब आप जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1, ठीक है। अब हमें एट x इजकल टू पाई पर भी वैसे तो वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, लेकिन वो हमें फंक्शन तो यही लेना है कि x प्लस 1, क्योंकि यहां पर इजकल टू लगा हुआ है, तो जब आप x इजकल टू पाई पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी हमें kx प्लस 1 ही लेना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर LHL और RHL को ही इक्वल कर देते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस द फंक्शन, बट ये तो एमसीक्यू है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा k पाई इजकल टू -2 और पाई इजकल टू आ जाएगा -2, सॉरी k इजकल टू आ जाएगा -2 अपॉन पाई। तो -2 अपॉन पाई के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और -2 अपॉन पाई जो ऑप्शन है वो हमारा है डी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा, और एफ डैश एक्स कैसे फाइंड होगा, हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको डेरिवेटिव, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा x और tan इनवर्स x में, ठीक है। तो हम अगर x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो x एज इट इज आएगा, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स x हमारा एज इट इज आएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां पर f डैश 1 फाइंड करना है, तो यहां पर 1 फाइंड करेंगे तो 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, जिसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 का। अब 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, इसके 4 इंटरवल आपको गिवन है, ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ए है सेमी क्लोज ब्रैकेट है -∞ टू -1/4, बी ऑप्शन में है ओपन ब्रैकेट में है -∞ टू 1/4, एंड ऑप्शन सी में है सेमी ओपन ब्रैकेट है -1/4 टू इंफिनिटी, एंड डी में है क्लोज ब्रैकेट है -1/4 टू 1/4। तो अब इसको कैसे करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीज हो, उसका इंटरवल क्या होगा। ये जो आपको एफ एक्स गिवन है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है कि कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू -1 -4x। अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, सिंस इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सो दिस मीन्स एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स -1 -4x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा -4x इज ग्रेटर देन +1, +1 यहां पर लेफ्ट साइड में और +1 राइट साइड में, आप दोनों तरफ +1 ऐड करेंगे तो यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -4x इज ग्रेटर देन 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए -4 से आप डिवाइड कर देंगे, -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन है ये, तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहां पर x इज लेस देन -1/4 हो जाएगा। इसका मतलब इंटरवल आपका क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4, तो -∞ टू -1/4 आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो आपका ये आंसर बी आ जाएगा इसका, -∞ टू -1/4 ओपन ब्रैकेट में होगा, तो ये आपका बी आंसर इसका ठीक होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू dx प्लस y इंटू dy इजिकल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ, ऑप्शन में गिवन है आपको ए स्ट्रेट लाइंस, बी पैराबोला, सी सर्कल्स एंड डी इलिप्स। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, dy वाली टर्म्स अलग करेंगे और dx वाली अलग करेंगे, dy वाली टर्म्स को मैं यहीं रोक लेता हूं और dx वाली को राइट में ले जाता हूं। अब दोनों टर्म सेपरेट हो चुकी है, y वाली टर्म अलग है dy वाली और dx वाली टर्म अलग है, तब हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तब आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो एमसीक्यू का पार्ट है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y² 2 और ये हो जाएगा -x² 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, -x² 2 है, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा x² 2 प्लस का, और यहां पर है y² 2 इजिकल टू c, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस y² इजिकल टू 2c आ जाएगा, और ये हमारी फॉर्म होती है सर्कल की, x² प्लस y² इजिकल टू कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो वो r² की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारी सर्कल की फॉर्म होती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका आएगा सी, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ f a प्लस b माइनस x इजिकल टू fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ fx, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू fx, और इसकी लिमिट दी हुई है a टू b इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा तो देखिए इसमें लिमिट गिवन है तो हमें लिमिट्स की जो 6-7 प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी हम इसमें अगर यूज करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू fx फ्रॉम लिमिट फ्रॉम a टू b है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसमें जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो लिमिट क्या होती है इसकी, ये जो दोनों लिमिट है इन दोनों का एडिशन में से आप वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के एडिशन में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पर dx भी होना चाहिए, हाँ dx भी गिवन है, dx भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको a प्लस बी कॉन्स्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई अलग करेंगे, और जो ये वेरिएबल x है इससे मल्टीप्लाई अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b
एक्स इंटू ए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, इस फंक्शन की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से अलग की है और एक्स से अलग कर दी। तो ये तो हमारा हो जाएगा। अब ये मुझे गिवन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, एफ डैश एक्स। तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा और ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये डी एक्स, इसको सेपरेट करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए टू बी एक्स, इसको भी चलो अगली बार ही लिख देंगे, ठीक है। आई इजकल टू, अब यहां पर देखते हैं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, ये फंक्शन मुझे गिवन है एफ एक्स, ये मेरा एफ एक्स हो गया डी एक्स माइनस, और ये हो जाएगा ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब जो ये हमारे पास फंक्शन आया है, इसको तो मैंने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आई लेट किया हुआ था, तो मैं इसकी जगह आई पुट कर सकता हूं। तो ये जो माइनस का आई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई इजकल टू ए प्लस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद लिमिट फ्रॉम ए टू बी। और ये हमारा माइनस का आई हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आई लेट किया हुआ है। तो ये माइनस का आई आएगा, जब ये लेफ्ट में आएगा तो 2i हो जाएगा, ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स। आई जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब इसका ऑप्शन क्या गिवन है, इसके ऑप्शन में ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, डी इसका करेक्ट आंसर है, ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको अगर आपको आता है, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ा है तो इसलिए कुछ स्टेप लिखने पड़े, अगर आपको ये जितना फास्ट आप कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है और इसका हमें सिर्फ आंसर ही करना है। तो आपको इसके लिए लिमिट पता होनी चाहिए थी, मतलब लिमिट की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन रेस टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4, इसका थीटा भी पावर में है, जिसका जो एंगल है इसका वो हमें दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4, कोस इंटू में कोस है और इसका थीटा है एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू डीएक्स। तो हमें इसका आंसर भी दिया हुआ है इक्वल टू में ए साइन टू द पावर 5 थीटा है एक्स टू द पावर 4 और प्लस सी। देन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन में गिवन है ए, ऑप्शन ए है -1/10, ऑप्शन बी है 1/20, ऑप्शन सी है 1/4 एंड ऑप्शन डी है 1/5। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, एलएचएस ले लेते हैं। आप इसको ऐसा कर लो, साइन एक्स टू द पावर 4 को टी पुट कर दो। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स टू द पावर 4। क्योंकि यहां पर चेन रूल लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, तो मैंने पहले क्या किया, पहले जो सबसे आउटर वाला फंक्शन है उसको कंसीडर करके और जो उसका थीटा है उसको सिर्फ एक्स एज्यूम किया है, या उसको कोई भी आप दूसरा वेरिएबल एज्यूम करके उसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिर्फ एज्यूम करना है म्यूचुअली, ठीक है। तो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, और क्योंकि थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब, जिसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहां पर आपका dx आ जाएगा और इक्वल टू में dt। अब मेरे पास लेफ्ट साइड में 4 नहीं है, तो 4 को मैं राइट में ले जाऊंगा, तो मेरे पास बचेगा x क्यूब इंटू कोस x टू द पावर 4 dx इक्वल टू 1/4 dt, ठीक है। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है। यहां पर देखिए फंक्शन में, क्वेश्चन में x क्यूब है, कोस x टू द पावर 4 है और dx है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1/4 dt लिख देंगे। 1/4 कांस्टेंट पार्ट है तो बाहर आ जाएगा, और dt में यहां लिख देता हूं। सिर्फ मेरे पास बचा sin टू द पावर 4 x टू द पावर 4। तो ये मेरे पास t था, तो ये हो जाएगा t रेज टू द पावर 4। तो 1/4 और t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू द पावर 5/5।
प्लस सी। यहां पर हमारा 1/20 आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट, और टी हमारा क्या था, साइन टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4, इसका थीटा और प्लस सी। तो हमारा जो ए का आंसर आएगा वो 1/20 आएगा। ए आंसर हमारा 1/20 है, ए की वैल्यू जो है वो 1/20 है, और 1/20 इसमें ऑप्शन बी गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बर्ड फ्लाइज थ्रू ए डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द वेक्टर I cap plus 2j cap plus k cap. A man is standing beside a straight metro rail track given by t plus lambda I cap plus 2 lambda minus 1 j cap plus 3 lambda k cap is observing the bird. The projected length of its flight on the metro track is. ऑप्शन में गिवन है, ए में है 6/√14 यूनिट्स, ऑप्शन बी में है 14/√6 यूनिट्स, ऑप्शन सी में है 8/√14 यूनिट्स, एंड ऑप्शन डी में है 5/√6 यूनिट्स। तो अब हमें इसका मतलब क्या है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। वेक्टर, अगर मैं पहले वाले को, फर्स्ट वेक्टर को ए लेट कर लेता हूं, और जो आर वेक्टर गिवन है उसका जो डायरेक्शन है वो अगर मैं उसको बी वेक्टर लेट करता हूं तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए हमें ना क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ ये समझना है कि हमें इसमें करना क्या है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट ए, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 13, और लेट ए वेक्टर हमारा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 3 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्बडा के कैप। तो पहले मुझे इसको थोड़ा सा ठीक फॉर्म में लिखना होगा। इस वेक्टर को मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप माइनस जे कैप प्लस 3 लैम्बडा के कैप। तो यहां से एक तो ये हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आई कैप माइनस जे कैप, एक वेक्टर ये हो जाएगा। और जो ये कांस्टेंट पार्ट है इसको मैं लैम्बडा को कॉमन ले लेता हूं, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां से ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करता है जो कि भाई ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। ये हमारा जो वेक्टर फॉर्म है वो किसी पॉइंट का वेक्टर फॉर्म होता है जिससे वो लाइन पास होती है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये वेक्टर होता है कि वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अगर ये बी वेक्टर है तो हमारा प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हमारी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन का। यहां पर ए वेक्टर क्या है मेरा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप से, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप की आई कैप से होगी तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, फिर 2 की 2 से होगी प्लस 4, फिर 1 की 3 से होगी प्लस 3, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है, 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ the distance of the point with position vector 3 i cap plus 4 j cap plus 5 k cap
फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए हमें ना इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो जब भी आपको किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस बतानी हो तो आप क्या करेंगे, सीधा मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ, वाई एक्सिस से बतानी है तो वाई जो है ये हमारा 4j है, ये वाई का पार्ट है, इसको हम छोड़ देंगे और बाकी के जो दोनों कंपोनेंट हैं उसके स्क्वायर का सम कर देंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वाई एक्सिस से। आपको अगर वाई एक्सिस से बतानी है तो वाई का पार्ट आपको छोड़ना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो एक्स का पार्ट छोड़ना है, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो जेड का पार्ट छोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 25, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट हो जाएगा, और इसका आंसर है बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 2j + 4k, वेक्टर बी इक्वल टू i + j - 3k एंड वेक्टर सी इक्वल टू 6i - j + 2k आर 3 गिवन वेक्टर्स, देन 2a dot i cap into i cap minus vector b dot j cap into j cap plus vector c dot k cap into k cap is the same vector as। तो इसको करते हैं, then we have to find the value of 2 vector a dot i cap, और ये एक i cap हो गया, माइनस वेक्टर b की प्रोडक्ट है डॉट j cap, बाहर फिर से j cap है, वेक्टर सी डॉट के कैप, और बाहर फिर से के कैप है। ऑप्शन बी इसके दिए हुए हैं, ए ऑप्शन में वेक्टर ए है, बी ऑप्शन में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, सी ऑप्शन में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, एंड डी ऑप्शन में वेक्टर सी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 2 वेक्टर ए की सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, वेक्टर ए की सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पर हमारा जो आई कैप है उसका कोफिशिएंट है, उसका कंपोनेंट है 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 3 आई कैप। ये जो आई कैप है ना, सिर्फ आप आई कैप पर ध्यान दीजिए, वेक्टर ए में वेक्टर ए का जो आई कैप का कंपोनेंट है वो 3 है। ठीक है, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई होगी, बाकी सबसे 0 हो जाएगी। तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 × 1, तो ये आएगा 3, और ये बाहर वाला आई कैप आ गया, माइनस वेक्टर बी की जे से, जे का मतलब है यहां पर जे का कोफिशिएंट 1 है या कंपोनेंट, तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई होगी, ये 1 हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहां पर जे कैप। ठीक है, प्लस और सी की डॉट के से, तो यहां पर केवल 2 आएगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट 2 है, 2 के कैप, तो ये मेरे पास आ गया 6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये है वेक्टर सी के इक्वल, तो ये वेक्टर सी के इक्वल आएगा। देखिए आप वेक्टर सी सेम है, तो इसका मतलब है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, A student of class 12th studying mathematics comes across an incomplete question in a book, और ये मैक्सिमम मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ये एलपीपी का क्वेश्चन है। z इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 2y + 1, और कॉन्स्टेंट्स जो हमें दिए हुए हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स वो क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ग्राफ भी बनाना ही पड़ेगा। हमें यहां पर क्या पूछा हुआ है, ही शी नोटिस द बिलो शोन ग्राफ। अच्छा, सिर्फ हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन या इनइक्वालिटी कह सकते हैं इसको। ही शी नोटिस द बिलो शोन ग्राफ फॉर द सेड एलपीपी प्रॉब्लम एंड फाइंड, एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, एंड फाइंड्स दैट ए कांस्टेंट इज मिसिंग इन इट।
देखिए इसमें हमें दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है क्योंकि यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, एक तो ये, दूसरा ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हम ये बोलेंगे कि अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है तो उससे हमारा एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर लेकिन दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, तो अगर यहां पर दो स्ट्रेट लाइन गिवन है तो इसका मतलब ये है कि दो ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, जिसके लिए इसने एक बोला है कि एक हमारी जो कांस्टेंट है वो मिसिंग है। ठीक है तो हम इन्हें कांस्टेंट्स बोल लेते हैं। नाउ ही आस्क्स हेल्प हिम हर चूज द रिक्वायर्ड कांस्टेंट्स फ्रॉम द ग्राफ। तो अब यहां पर देखते हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन हमारी ये गिवन है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ए है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2, बी है 2x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सी है 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड डी है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, चार हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो मैं इसे लिख लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,3 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2। तो अब पहले तो ये पता करते हैं कि इन दोनों लाइन में से ये किसकी इक्वेशन है, ये कांस्टेंट्स का जो ग्राफ है वो कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर मुझे 3 और 4 दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको ट्राई करता हूं 0,3 को। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y मेरा आ जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये वाली जो इनइक्वालिटी है, जो कांस्टेंट्स है वो ये है, तो इसको लिख देता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 कर देते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी ये हो गई। तो इसका मतलब है मुझे ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। इनमें से एक तो है x प्लस 2y, एक है 2x प्लस y, एक है 2x प्लस y, एक है x प्लस 2y। ठीक है, हम ना ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में से चूज कर लेते हैं। यहां पर बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन में से चूज करते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूं फर्स्ट वाले में, तो मेरा y कितना आता है, y आता है 1, तो ये वाली तो नहीं हो पाएगी, ये वाली तो गलत हो गई। अब देखिए मैं फिर से बोलूंगा, ये वाली तो फिक्स हो गई है, ये वाली हमें लाइन चेक नहीं करनी। ये सेकंड लाइन है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो चेक कर लेता हूं ऑप्शन में, 0,2। अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं तो ये 2 आना चाहिए था, पर ये तो 2.21 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरी वाली, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y 2 आ रहा है, और y को 2 पुट करता हूं तो x 0 आ रहा है, तो ये तो हमारी ठीक है अभी फिलहाल के लिए। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें 1,0, इसमें 1 पुट करूंगा तो ये 0 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही आंसर होगा, ये हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसकी। ऐसे ही हमारा एक और मिल जाए तो ये रहा 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये दोनों आंसरों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 1 आता है और y आएगा 1/2, तो ये तो नहीं हो रहा है। देखिए मैंने ये जो चेक कर लिया है कोऑर्डिनेट से कि मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं ये इन दो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब ये चेक करना है कि दोनों में से कौन सा आंसर ठीक होगा, तो आपको ये देखना है, यहां पर मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 गिवन है और यहां पर लेस देन और इक्वल टू 2 गिवन है। अब आप यहां ग्राफ से देखो ये जो लाइन है ये इस रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक, अगर ये लाइन इस तरह से है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द लाइन, 3 रीजन हो गए। लेकिन ये थोड़ी टिल्ट है, थोड़ी इस तरह से है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि 3 रीजन क्या है, ऑन द लाइन, बिलो द लाइन, सॉरी अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड ऑन द लाइन। ठीक है, 3 रीजन ही हो जाएंगे। अब यहां पर मैं इस वाले पोर्शन को बोल देता हूं अबव द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन, ये वाला रीजन मान लेता हूं बिलो द लाइन, और ये मान लेता हूं ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर जो रीजन है। ठीक है ये कब होता है, अबव द लाइन कब होता है, जब आप x और y को 0 पुट करें और इक्वेशन ट्रू आ जाए। तो अगर मैं यहां पर एक 0 पुट करता हूं, x को तो 0 आएगा, y को 0 पुट करता हूं तो 0 आएगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हुई, ये वाली हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कौन सी कंडीशन हो गई है, फॉल्स कंडीशन हो गई।
फॉल्स क्यों हुई? क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, ये किसी भी कंडीशन में मैच नहीं करता है। ठीक है, यहां पर ना तो 0 इक्वल टू 2 है और ना ही ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारी फॉल्स कंडीशन होती है। जब फॉल्स कंडीशन होती है तो जो आपका ये जो लाइन है, ये इसका रीजन कौन सा वाला लिया जाता है? इसका रीजन लिया जाता है above the line, above the line which do not include the origin, जो ओरिजिन को इंक्लूड ना करे, तो ये हमारा above the line बोला जाएगा इस कंडीशन में। तो यहां पर मैं लूंगा इसका above the line वाला रीजन, ठीक है, जो कि ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करे, ना करे, ओरिजिन को इंक्लूड ना करे। कब ना करे? जब ये आप इनइक्वालिटी जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है उसमें x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे और वो फॉल्स हो जाए। अब यही काम मैं अगर इसमें करता हूं तो यहां पर ये 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाता है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू आ गई है। 0 या तो 2 से लेस हो या इक्वल हो, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू होती है तो फिर इस लाइन के लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला रीजन कंसीडर किया जाता, क्योंकि वो ओरिजिन को इंक्लूड करता है। ठीक है, लेकिन अब हमारा ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करता है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा रीजन कंसीडर करना है और कौन सा नहीं। आप चाहे तो इसमें भी चेक कर सकते हैं इसको। देखिए यहां पर अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो यहां पर आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इसमें इस लाइन का वो वाला रीजन कंसीडर किया हुआ है जो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर से कंडीशन लग गई कि इस लाइन के उस साइड वाला रीजन लेना जो ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहां पर रुक गया है। अदरवाइज तो इससे हम वो वाला रीजन लिया जाता इस लाइन के ब्लो वाला, ठीक है, जो ओरिजिन की तरफ का रीजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन क्या है। 17 क्वेश्चन में भी ये आपका एलपीपी का ही गिवन है। द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट मोर देन वन पॉइंट। One of the point is 5,0, then one of the other possible points at which the objective function attains its minimum value is। तो ये हमें ग्राफ गिवन है, देखिए one of the point is 5,0 गिवन है इसमें, ये हमारा ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और हमें एक अदर पॉइंट फाइंड करना है। पहले मैं क्या करता हूं, जो हमें ये ग्राफ गिवन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूं। तो जैसे ये मुझे दिख रहा है कि ये 4 है और ये 6 है, तो ये बीच में है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5,0 हो जाएगा, और ये पॉइंट मुझे एक पॉइंट गिवन भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरी ये वाली लाइन कंसीडर की जाएगी, ये वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी, क्योंकि इसी लाइन का एक पॉइंट मुझे गिवन है और अदर पॉइंट मुझे फाइंड करना है। अच्छा, इसके ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन में इसके हमें गिवन है 2,9, बी है 6,6, सी है 4,7 एंड डी है 0,0। इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, एक तो 5,0 है और दूसरा ये है 0,15, ये है 0,15। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन देखी जाए तो क्या बन जाएगी, y माइनस वाई नॉट 0 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और विद इन ब्रैकेट x माइनस x नॉट। y इजकल टू ये हो जाएगा -3x माइनस 5, y इजकल टू -3x प्लस 15, तो 3x प्लस वाई इजकल टू 15। देखिए ये हमने इसकी एक लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड की है। ये इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी होगी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कई तरह की होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसमें मैंने y माइनस वाई नॉट, और ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, ये स्लोप होता है अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के, तो ये स्लोप हमने निकाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और विद इन ब्रैकेट x माइनस x नॉट। x नॉट y नॉट मैंने 5,0 को कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो अब इस लाइन में कौन से वाले पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, अगर मैं इसको 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 6, अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 6, 6 जब राइट में जाएगा 3,2 प्लस y इजकल टू 15, तो ये हो गया y इजकल टू 6, 15 माइनस 6, तो y इजकल टू 9। तो इसका मतलब ये पहला वाला ही आंसर होना चाहिए। अब थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए मैं दूसरा भी पुट करके देख लेता हूं।
अगर मैं 6 पुट करता हूं तो 18, तो ये -3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4 पुट करता हूं तो 12, ये 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 0 0 तो मुझे यहां से दिख भी रहा है कि 0 0 से तो लाइन पास ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा अदर पॉइंट होगा और हमारा ए आंसर ठीक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 18 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। ए पर्सन ऑब्जर्व दैट a person observed the first 4 digits of your 6 digit pin. What is the probability that the person can guess your pin? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? A person observed the first 4 digits of your 6 digit pin. What is the probability that the person can guess your pin? तो 4 डिजिट तो पहले से ही उसने ऑब्जर्व की हुई है। 4 डिजिट्स तो पहले से ही ऑब्जर्व की हुई है, हमें बाकी की 2 रिमेनिंग डिजिट को गैस करना है। ठीक है, तो 6 डिजिट का हमारा पिन बन जाएगा। तो इनको तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 4 डिजिट्स जो है पहले से ही ऑब्जर्व है, बाकी की 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहां पर कुछ इसने ऐसा भी नहीं बोला कि कोई डिजिट रिपीट हो सकती है या नहीं। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम कोई सी भी पिन, कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं, और वैसे भी नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पिन होता है तो उसमें डिजिट रिपीट भी हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ये तो एक डिजिट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर मैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पर भी नहीं है, तो मैं 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट ले सकता हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, क्योंकि मुझे एक डिजिट लेनी है और आउट ऑफ 10। ठीक है, और ये दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी भी 1/10 होगी। तो दोनों को चूज करने की जो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन रूल है, उससे क्या हो जाएगा 1/100। तो हमारी जो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा इसमें बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मतलब अगर वो 100 ट्रायल्स करता है तो एक ना एक उसको कोई ना कोई राइट डिजिट्स मिल जाएंगी और पिन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला जो है 19 में क्या गिवन है? वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस sec इनवर्स √2, और ये हमें दिया हुआ है ये π/4 है। तो हमें ये पहले चेक करना है क्या ये ट्रू है या नहीं। तो देखिए साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 है। √3/2 आपकी साइन की फॉर्म में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा π/3। tan इनवर्स 1, तो अगर मैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू की बात करता हूं तो 1 हमारा tan की फॉर्म में π/4 होता है, तो tan इनवर्स tan π/4, तो ये आ जाएगा π/4 माइनस sec इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, sec 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो sec इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है sec 45 की वैल्यू, तो यहां पर भी π/4 ही आएगा। तो ये हमारा π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आएगा π/3, और हमें दिया हुआ था π/4, तो फर्स्ट हमारा आंसर गलत है। देखिए ए तो हमारा गलत आंसर आया है, तो इसका मतलब असर्शन तो रॉन्ग है। और रीजन में जो दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 एंड π/2 एंड दैट ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 0 to π और एक्सेप्ट π/2। इसका आंसर आपका डी होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा 19 का। असर्शन हमारा फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गिवन है, तो ये तो हमारा फॉल्स आया है क्योंकि π/4 के इक्वल नहीं आया है। लेकिन जो इसका रीजन है, रीजन में इसमें गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2, ये आपका ठीक है। एंड दैट ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज आल्सो 0 to π इंक्लूडिंग 0 एंड π एक्सेप्ट π/2, ये भी आपका ट्रू है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन होगा डी, असर्शन इज ट्रू फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ये 19 का डी ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी यही है, असर्शन एंड रीजन का है, तो इसको म्यूचुअली बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है, असर्शन में गिवन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, 2 नॉन जीरो वेक्टर है ए एंड बी। इफ वेक्टर आर इज अनदर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो इसका क्या मतलब होगा?
देखिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी आपकी आर से 0 है तो इसका मतलब है आर इज पैरेलल टू ए प्लस बी। तो आर आपका ए प्लस बी के पैरेलल होगा एंड ए प्लस बी लाइज ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, देन ए प्लस बी जो है वो दोनों ही ए एंड बी के प्लेन पर लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर हमारा प्लेन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्लेन के पैरेलल होगा। तो इट मींस आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अगर वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के पैरेलल है तो वो वेक्टर ए के और वेक्टर बी के सेपरेटली भी पैरेलल होगा, बट ए एंड बी की क्रॉस प्रोडक्ट के वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है असर्शन इज ट्रू, दिस मींस असर्शन इज ट्रू। बट अगर हम बात करते हैं रीजन की, अब यहां पर गिवन है ए प्लस बी लाइज ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। रीजन में हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो वेक्टर ए प्लस बी अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ए एंड बी पर लाई करता है। जो ए प्लस बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वो प्लेन ए एंड प्लेन बी पर लाई करेगा। सो ए प्लस बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड प्लेन बी। इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर नहीं होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। ए प्लस बी लाई करता है प्लेन ए एंड प्लेन बी पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी जो है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन पर लाई करता है तो वो उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, फिर वो पैरेलल हो सकता है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है रीजन इज फॉल्स। तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो बच्चों आज हमारा ये एमसीक्यू का पार्ट कवर हो गया है। अब मैं ट्राई करूंगा कि सेक्शन बी और सी को भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊं और उसको भी बनाने की कोशिश करता हूं। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।